में जो है वो स्पेशली राजभाषा से संबंधित हम लोग पीवाईक्यू को देखेंगे डियर। और आज जो है वो नया टॉपिक स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए देखते हैं। पहले प्रश्नों में बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रीय प्रथम राजकीय भाषा आयोग का आपका गठन किया गया था, तो वर्ष 1955 था और अध्यक्षता बीजी खेरे जी की अध्यक्षता में की गई थी, तो बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल भी देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान में जो है वो राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने तथा सिफारिश करने के लिए एक आयोग और एक सदस्यीय समिति के गठन का प्रबंध आपका अनुच्छेद 344 के अंतर्गत किया गया है। प्रथम जो है राजभाषा आयोग वर्ष 1955 में बीजी खेरे की अध्यक्षता में गठित किया गया। आगे देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कौन जो है वो आपका सही नहीं है। देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान के अनुच्छेद आपका जो है 343 की केंद्रीय विशेषता या विशेषताएं नहीं है। तो पहला है देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की जो है राजभाषा होगी, तो ये गलत है। अगला देख सकते हैं कि संघ की जो है राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि होगी, बिल्कुल सही है। राज्य में जो है वो शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, तो ये भी आपका सही नहीं है। चौथा ऑप्शन को भी देखते हैं। यहाँ पे चौथा ऑप्शन में बताया जा रहा है कि यदि दो या अधिक जो है वो राज्य सहमत हो तो राज्यों के बीच संचार की जो है वो राजभाषा हिंदी भाषा होनी चाहिए। तो यहाँ पे सही उत्तर बताना है। तो 1, 3 और 4 जो है वो सही नहीं है आपका, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, सही नहीं पूछा था। तो आपका क्या हो जाएगा कि 1, 3 और 4 जो है वो सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं कि अनुच्छेद आपका जो है वो 343 संघ की जो है वो राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 343 के सब क्लॉज 1 के अंतर्गत उपबंधित आपका करता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वो देवनागरी होगी, किंतु संघ की जो है वो शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का जो है वो रूप भारतीय अंकों का राष्ट्रीय स्वरूप होगा। आगे देख सकते हैं कि अनुच्छेद आपका 343 की सब क्लॉज सेकंड के अनुसार खंड पहले में किसी बात की होते हुए भी भारतीय संविधान के प्रारंभ होने के 15 वर्षों की अवधि तक संघ के सभी शासकीय कार्य हेतु जो है वो अंग्रेजी भाषा का ठीक वैसा ही प्रयोग किया जाता रहेगा जैसा पूर्ववत होता था। आगे देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 343 के सब क्लॉज 3 के अनुसार संसद उक्त जो है 15 वर्षों की अवधि के बाद आपका विधि द्वारा सब क्लॉज जो है वो क के अंतर्गत देखेंगे तो अंग्रेजी भाषा का या आपका जो है वो विधि द्वारा आपका सब क्लॉज 1 ख में है। यहाँ पे क पे दिया हुआ है और ख में देख सकते हैं कि अंकों के जो है वो देवनागरी रूप का ऐसे जो है कार्य हेतु उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि से विनिर्दिष्ट किए जाए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि कौन सी जो अनुच्छेद देवनागरी आपका लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा बनाती है, तो आपका जो है अनुच्छेद 343 का सब क्लॉज 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है, तो देख सकते हैं संशोधन कर सकती है तो आपका अपने जो है वो सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा कर सकती है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित जो किए जा सकते हैं। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की जो है वो सीमा से बाहर है। ये व्यवस्थाएं कुछ इस प्रकार है। नए जो है वो राज्यों का प्रवेश या गठन, तो पहला आपका हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में देख सकते हैं कि नए राज्यों के निर्माण, उसके क्षेत्र और सीमाओं या जो है वो संबंधित राज्यों के नामों का परिवर्तन होगा। अगला यहाँ देख सकते हैं कि राज्य जो है विधान परिषद का निर्माण या उसकी जो है समाप्तियाँ। फोर्थ है राजभाषा आधिकारिक भाषा के प्रयोग से संबंधित प्रावधान। पांचवा देख सकते हैं पांचवी और छठी अनुसूची से संबंधित प्रावधान हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारत की जो है वो सरकारी भाषा संबंधी प्रावधानों का संशोधन हो सकता है, तो सामान्य बहुमत से, तो ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बताया जा रहा है कि हिंदी के बाद आपका कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, तो बंगाली हो जाएगी, तो ये सही हो जाएगा।
हिंदी के बाद जो है बंगाली वह आपका भारतीय भाषा है जो विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है अंग्रेजी, चीनी भाषा मंदारिन और हिंदी, उसके अलावा स्पेनिश हो जाएगा। टॉप 4 दिए गए हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है। तो पहले कथनों को पढ़ते हैं डियर। राजभाषा अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है। तो बाध्य तो करना ही नहीं है, यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, दूसरा बताया जा रहा है कि अंगिका अब जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में आपका सम्मिलित है। तो ये गलत है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, यहाँ पे सी भी गलत हो जाएगा। बोडो जो आसाम का है संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। हिंदी जो है वो भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है बल्कि यह राजभाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं सम्मिलित है। ये है असमिया है, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, मैथिली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी और बोडो और संथाली हो जाएगा। उसके अलावा देख सकते हैं सिंधी भाषा को जो है वो 21वें आपका संविधान संशोधन अधिनियम 1967, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 तथा जो है 92 जो है वो संविधान संशोधन जो 92 का है। तो ये 2003 में किया गया था, जो कि वर्ष 2004 में प्रभावी हुआ द्वारा जो है वो मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषा को चुना गया था। तो पहले 2 भाषाएं चुनी गई थी। पहले में एक भाषा थी 21वें संशोधन के द्वारा, फिर 71वें के द्वारा जो है वो 3 भाषाओं को जोड़ा गया। तो इसके बाद जो है वो 4 भाषाओं को जोड़ा गया। याद रखेंगे 2003 के और प्रभावी 2004 से हुआ था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष आपका 2003 में जोड़ी गई थी। संथाली जोड़ी गई थी। तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषाओं का सही संयोजन है। संथाली है, उर्दू है, कोंकणी, मैथिली हो जाएगा। तो बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। उर्दू है, कोंकणी है, आपका जो है नेपाली, भी भोजपुरी नहीं है अभी तक शामिल। चलिए देखते हैं कब शामिल किया जाता है। निम्नलिखित में से भाषाओं में से किस एक को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता आपका नहीं दी गई है। अंग्रेजी को नहीं दी गई, संस्कृत, नेपाली, उर्दू को दे दी गई है। तो ये सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो है राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। तो उत्तराखंड का हो जाएगा। तो डी सही यहाँ पे हो जाएगा। देख सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य ने संस्कृत भाषा को वर्ष 2010 में राज्य की द्वितीय जो है राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन जो है भाषाओं को संविधान द्वारा संसद की कार्य प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए घोषित किया गया है। तो अंग्रेजी और हिंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अंग्रेजी और हिंदी भाषा को संविधान द्वारा संसद की कार्यप्रणाली की भाषा घोषित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 120 में इसमें संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उपबंध है। अनुच्छेद आपका 120 के सब क्लॉज 1 में उल्लेखित है कि भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु 348 के बंदों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या जो अंग्रेजी में किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा और भाषाएं घोषित किया गया। तो मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और तमिल सभी हो जाएगा। तो 4 भाषाएं हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो ऑल ऑफ द एबव डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं डियर, भारत में जो है वो शास्त्रीय भाषाएं के रूप में वर्तमान में 6 भाषाओं को वर्ष 2004 से 2014 तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। 10 वर्षों में देख सकते हैं कि तमिलनाडु का जो है वो तमिल 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ा को 2008 में, तेलुगु को भी 2008 में, मलयालम केरला वाला जो है वो 2013 में और उड़िया को 2014 में शामिल किया गया था।
यहाँ देख सकते हैं कि शास्त्रीय भाषा की आपका वर्गीकरण का आधार सांस्कृतिक जो है वो मंत्रालय द्वारा किसी भाषा को शास्त्रीय घोषित करने के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं कि इसके जो है वो प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष से अधिक पुराना हो, और अगला देख सकते हैं प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक हिस्सा हो जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा एक आपका मूल्यवान विरासत माना जाता हो। अगला देख सकते हैं कि साहित्य परंपरा में मौलिकता हो। शास्त्रीय भाषा साहित्य आधुनिक आपका भाषा और साहित्य से भिन्न है। इसके जो है वो इसलिए इसके बाद के रूपों के जो है बीच असमानता भी हो सकती है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आयोग से संबंधित टॉपिक है दिया। यहाँ यूनिट 19 को देखेंगे, आयोग है, परिषद अधिकरण से संबंधित टॉपिक को देखेंगे। संवैधानिक निकाय यानी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को यहाँ हम देखने वाले हैं। चलिए पहला जो है वो टॉपिक के रूप में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को देखेंगे। भारत के नियंत्रक जो है वो लेखा परीक्षक कैग के जो है वो संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला कथन है कि कैग जो है वो लोक लेखा समिति की बैठक में भाग ले सकता है, बिल्कुल सही है। कैग लोकसभा तथा जो है राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है, बिल्कुल गलत है। कैग की अधिकारिता आपका संघ जो है वो सरकार की शक्तियों के साथ सह विस्तृत है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग आपका जो है वो कर सही उत्तर चुने, तो पहला आपका सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक विधि का अभिभावक, संरक्षक, मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है। भारत के संविधान के भाग 5 के आपका अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। अगले पॉइंट में देख सकते हैं कि कार्यकाल इसकी जो है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष एवं 65 आपका वर्ष जो भी पहले हो, या तो 65 या 6 वर्ष होना चाहिए, निर्धारित है। कार्यकाल समाप्ति के बाद किसी अन्य जो है वो पद पर रहने के लिए योग्य आपका नहीं रह जाता है। इसका वेतन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होता है। इसका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। यह भारतीय लेखा आपका परीक्षण और लेखा जो है वो विभाग का मुखिया होता है। यह अपना पद छोड़ने के बाद किसी जो है वो अन्य पद, चाहे वह भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, ग्रहण नहीं कर सकता है। यानी जो है वो अगर आपका पद छोड़ देते हैं तब। उसके अलावा देख सकते हैं टॉपिक है पदच्युत। तो यहाँ पे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को जो है वो उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, अर्थात संसद के जो है दोनों सदनों के द्वारा महाभियोग के माध्यम से विशेष बहुमत के साथ राष्ट्रपति द्वारा उसके जो है कदाचार या अयोग्यता पर प्रस्ताव पास आपका कर उसे हटाया जा सकता है। आगे देख सकते हैं डियर, आगे बताया जा रहा है कि इसके कर्तव्य और शक्तियाँ निम्न है। देख सकते हैं कि कैग जो है वो आपका लोक लेखा समिति की बैठक में भाग ले सकता है एवं यह इस जो है वो समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। दूसरे पॉइंट में है कि यह भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संशासित प्रदेश जहाँ विधानसभा हो से सभी जो है वे संबंधी लेखाओं का परीक्षण करता है। थर्ड टॉपिक है, यह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को देता है, जो उसे संसद के पटल पर रखते हैं। अनुच्छेद जो है वो 151 की सब क्लॉज 1 के अंतर्गत देख सकते हैं, यह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, जो उसे विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। अनुच्छेद जो है वो आपका 151 के सब क्लॉज 2 के द्वारा ये उपबंधित किया गया है। उसके अलावा जो ये राज्य से संबंधित है, ये राष्ट्रपति से संबंधित है, याद रखेंगे। तो आपका 151 की सब क्लॉज जो है वो केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए सब क्लॉज 2 में बात किया जा रहा है। अनुच्छेद सेम ही है डियर। चलिए आगे देखते हैं, भारत का जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो भारत के जो है राष्ट्रपति को, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है स्पेशली
कि कैग जो है वो आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक के जो संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। राज्यों के लेखाओं संबंधी रिपोर्टों को जो है वो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के समक्ष रखवाएगा। तो ये पहला आपका कथन गलत है। दूसरा देख सकते हैं कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है और उसे जो है केवल उन्हीं आधारों पर और उसी रीति से हटाया जा सकता है जिन आधारों पर और रीति से जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो आपका सेकंड सही हो जाएगा। थर्ड देख सकते हैं कि संघ के और राज्यों के लेखाओं को कैसे प्रारूप में आपका रखा जाएगा, या जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक विहित करता है। तो आपका थर्ड भी सही हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट सही नहीं था, सेकंड और थर्ड जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में यहाँ पे हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि भारत के आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से जो किसको प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति को किया जाता है। तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि संघ की जो है वो लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को की जो है वो लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को किसे प्रस्तुत किया जाएगा। तो राष्ट्रपति को किया जाएगा। ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखपाल निम्नलिखित में से एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो लोक लेखा समिति का तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भारत के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक को पदच्युत किया जा सकता है। तो महाभियोग के द्वारा यानी स्पेशली रिमूव्ड किया जा सकता है। यहाँ सी सही हो जाएगा डियर। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। तो संसद के दोनों सदनों के संबोधन पे। तो बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है स्पेशली कि भारत के जो है नियंत्रक महालेखक लेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखेंगे, बताया जा रहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। उसकी नियुक्ति भारत में जो है वो उसकी नियुक्ति भारत में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। उसे भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति ही पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं कि कैग का जो है वो कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी वह भारत सरकार के अधीन पद पर आगे और बने रहने के लिए पात्र होता है। तो ये सही नहीं है। कैग का जो वेतन भारत की संचित निधि से आपका दिया जाता है। तो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा था कौन सही नहीं है, तो बाकी अन्य कथन सही है डियर। आपका सी सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। पूछा जा रहा है कि भारत के जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के जो है वो संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही आपका नहीं है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपका देख सकते हैं, यहाँ पे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही। उनका जो है वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, बिल्कुल सही। सेवानिवृत्ति के बाद वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते, बिल्कुल सही है, काम नहीं कर सकते। उनको राष्ट्रपति जो है वो आपका रिमूव कर सकते हैं यानी हटा सकते हैं। तो आपका ये डी सही नहीं है। तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को भारत का जो है नियंत्रक महालेखा आपका परीक्षक नियुक्त आपका करने की शक्ति प्रदान करता है। तो आर्टिकल 148 करता है। तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो की जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला बताया जा रहा है कि भारत के जो है वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग के बारे में कौन सा कथन सही है। तो कैग आपका पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक आपका पद धारण करेगा। वह 65 वर्ष की आयु पूरी आपका कर लेने पर, यदि ऐसा 6 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले हो, पद जो है वो रिक्त कर देगा। तो पहला आपका कथन सही हो जाएगा। अगला है कि कैग की शक्तियाँ भारत के संविधान से भी उत्पन्न है, बिल्कुल सही है डियर। अगला देख सकते हैं कैग जो है वो आपका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक जो है वो बहुसदस्यीय निकाय है। तो ये गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। अगला देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कैग
को जो है वो सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा समावेदन किए जाने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो 4 आपका सही हो जाएगा। 1, 2, 4 जो है वो सही होगा, तो ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के जो है वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया, तो भारत के संविधान द्वारा, तो बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो यहाँ पे आपका गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के, तो ये 14वें जो है वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे, तो आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के जो है 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं कि इस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिट और लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया, तो ये 1976 हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कर्तव्य शक्ति एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 में संशोधन हेतु नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कर्तव्य शक्ति और सेवा आपका शर्तें अधिनियम 1976 को अधिनियमित किया गया है। इस संशोधित जो है वो अधिनियम द्वारा अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से जो है अलग किया गया है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल जो है सरकारी लेखा तक सीमित आपका कर दिया गया है। आगे देख सकते हैं। बताया जा रहा है यहाँ पे कि 1971 का जो है वो 1971 का संशोधन यानी महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य शक्तियाँ और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को जो है वो परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी को लेखा की तैयारी के लिए उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया है तो 1976 के द्वारा, तो बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन सा एक का जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है, तो भारत की जो है वो संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों की जो है वो लेखा परीक्षा करने और उनके जो है संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा देख सकते हैं कि आकस्मिक निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की जो है वो लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन आपका प्रस्तुत करना बिल्कुल सही है। अगला है कि सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा जो है वो करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना बिल्कुल सही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का जो है नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। तो यहाँ पे आपसे क्या नहीं पूछा गया था, तो यहाँ पे पालन नहीं किया जा सकता, तो ए बी सी तो सही है, लेकिन डी आपका जो है वो सत्य नहीं है, यानी यह सत्य आपका डी हो जाएगा। तो राइट आंसर डी एज एन ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्य निम्नलिखित है। पहला है कि भारत की संचित निधि प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा हो वे जो है वो व्यय संबंधी लेखाओं की जो है वो लेखाओं की लेखा परीक्षा करना। सेकंड पॉइंट में भारत की जो है संचित निधि और भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक जो है राज्य की आकस्मिक निधि और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा से सभी आपका व्यय की लेखा परीक्षा करना। थर्ड देख सकते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करना। और फोर्थ पॉइंट देख सकते हैं केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा सभी जो है वो व्यापार, विनिर्माण, लाभ और हानि लेखाओं, उसके अलावा तुलना पत्रों और अन्य अनुषंगी जो है लेखाओं की लेखा जो है वो परीक्षा करना आदि। ध्यान देने वाली बात है कि रक्षा जो है लेखाओं की ऑडिट कैग द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि रक्षा मंत्रालय के अधीन आपका जो है रक्षा लेखा महानियंत्रक के द्वारा जो है वो इनकी ऑडिट की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। कि इस नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से आपको विचार करना है। पहला कथन है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन जो है सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि से संदेह है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक को जो है वो संघ या किसी राज्य के किसी कार्यकाल या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक की लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा, तो सेकंड भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 और 2 जो है वो आपका दोनों सत्य है, तो बी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं कौन सही नहीं है।
तो निम्नलिखित में से कौन सा जो एक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है? पहला है कि आकस्मिक आपका निधियों और कार्य लोक लेखाओं से संबंधित केंद्र और राज्य सरकारों के लेन देन की लोक लेखा परीक्षा करना, यानी आकस्मिक निधियों और लोक लेखाओं से संबंधित केंद्र और राज्य सरकारों के लेन देन की परीक्षा करना बिल्कुल सही। रक्षा लेखाओं का संकलन करना ये सही नहीं है, तो आपका बी सही हो जाएगा। अगला भी देख लेंगे डी, सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के लेखाओं की लेखा परीक्षा करना बिल्कुल सही है। राज्य के लेखाओं का संकलन करना तो सारे सही है, लेकिन बी सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं नियंत्रक एवं जो है वो महालेखा परीक्षा की टीका टिप्पणी पर उचित जो है कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी होती है, तो संसद की होती है, तो सी सही हो जाएगा। नियंत्रक एवं जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की है। कैग जो है वो सीएजी राष्ट्रपति को 3 जो है वो लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा जो है रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति इस जो है रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखवाता है। इसके उपरांत लोक लेखा समिति इनकी जो है जांच करती है और इसके जो है निष्कर्षों से आपका संसद को अवगत कराती है। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ कथन कारण के प्रश्न है, तो बताना है पहला कथन में कि नियंत्रक एवं जो है वो महालेखा परीक्षा का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है, बिल्कुल सही है। कथन आपका आ रहा है कि उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है, तो आपका कथन कारण दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो है कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। कथन अतः कथन एक और आपका जो है आर दोनों सही है एवं जो है वो कारण आर ए की सही व्याख्या आपका कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि लोक निधि के फलोत्पादक और आशयित प्रयोगों को सुनिश्चित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या के कार्यकाल का महत्व क्या है? तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। संसद की ओर से जो है वो कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात घोषित करता है, तो पहला आपका कथन गलत है। दूसरा देख सकते हैं कि सीएजी के जो है वो मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या जो है वो कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार आपका विमर्श करती है, तो सेकंड तो सही हो जाएगा डियर। थर्ड देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड में बताया जा रहा है कि सीएजी के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आपका आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि आपको प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो, तो आपका जो है वो थर्ड भी सही है। अगला देख सकते हैं कि सीएजी को ऐसी जो निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त है कि सरकारी कंपनियों को लेखा आपका परीक्षा और लेखा जांचते समय वह आपका कानून का उल्लंघन करने वाले पर अभियोग लगा सके, तो आपका जो है वो 4 सही नहीं है, तो 2 एंड थर्ड जो है वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि सी जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका सेकेंड और थर्ड। यहाँ पे देखेंगे क्या कि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित परियोजना एवं कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। जांचकर्ता एजेंसियां क्या के प्रतिवेदनों से मिली आपको जानकारी के आधार पर उन लोगों के विरुद्ध आपका आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। 26 नंबर प्रश्नों में देखेंगे डियर। चलिए आगे देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है स्वायत्त शासी जिला और क्षेत्रीय परिषद की निधियों की लेखाओं की लेखा परीक्षा करवाएगा, तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि अनुच्छेद 244 के अंतर्गत छठी अनुसूची के 4 राज्यों के जनजातीय आपका क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध किया गया है। प्रत्येक स्वायत्तशासी जो है वो जिला और क्षेत्रीय परिषद के लिए एक निधि बनाई जाएगी। इनकी लेखाओं को कैग द्वारा राष्ट्रपति की सहमति से आपको निर्धारित
प्रक्रिया द्वारा रखा जाएगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिला और क्षेत्रीय परिषदों के खातों की जो है वो लेखा परीक्षा इस तरह करेगी जैसा वह उचित समझे और कैग की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेगी, जो उसे परिषद के समक्ष रखेगा। अगला देख सकते हैं दिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट को समीक्षा आपका करती है तो लोक लेखा समिति करती है, तो आपका जो है वो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों को संसद के समक्ष रखे जाने के बाद लोक लेखा समिति पीएससी इसका परीक्षण करती है। विनियोग अधिनियम के अनुसार ही आपका धन खर्च किया गया है या नहीं, इस जो है कार्य में संसद की सहायता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग करता है। वह लोक लेखा की जो है वो संपरीक्षा आपका करता है और संपरीक्षा का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है, जो इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। वह लोक आपका वित्त के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है यहाँ पे कि आपका भारत के सीएजी यानी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं, तो आपका लोक वित्त संरक्षक के रूप में, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं वित्त आयोग से संबंधित प्रश्न है दिए, तो इसको अगले वीडियो में देखेंगे हम। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर।